हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लगाने वाले हैं, जो कि हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का लगा रहे हैं। यहाँ ध्यान देंगे, 15 प्रैक्टिस सेट में से आप लोग 14 लगाने वाले हैं। 1 से लेकर 13 तक हम लोगों ने लगा दिया है। जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिन दोस्तों ने नहीं देखा है जाकर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे फटाफट, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन का टाइम काफ़ी करीब है दोस्तों। इससे पहले और ध्यान देंगे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म का और खानसा का प्रैक्टिस सेट और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भी प्रैक्टिस सेट हमने लगा रखा है हम लोगों ने। तो दोस्तों, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, तो अच्छे से बना हुआ है। वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और प्रश्न को जानने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल पर विजिट करके नहीं आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सेशन स्टार्ट होने से पहले सेशन को एक बार लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें एक बार। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है। ध्यान देंगे, किस देश के पास लिखित संविधान नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए राइट हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जो है आपको ब्रिटेन का ये संविधान जो है वो आपको लिखित संविधान नहीं है। यही पूछ देगा कि सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो अपने भारत का है। इसको भी ध्यान में हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ध्यान देंगे, विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय आपको जो पूछेगा प्रश्न आपको, तो यही हो जाएगा आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक, क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये आपको सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 नंबर की दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को जिसको कहा जाता है की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 3 का यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा आपका राइट, 1907 ईस्वी में। ठीक है, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। यानी कि इसका होता है आपको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। ध्यान देंगे यहाँ पर कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ये जमशेदजी टाटा के द्वारा 26/1/1907 को जमशेदपुर में किया गया था। इसका ध्यान देंगे आपको कि इस कंपनी ने अपना नाम टिस्को से बदल करके 2005 में टाटा स्टील लिमिटेड कर दिया है। टिस्को से नाम चेंज करके क्या कर दिया है? टाटा स्टील लिमिटेड कर दिया है। 2005 से इसका नाम चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर के, बिहार में ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है। बिहार में ऐप का संबंध किस क्षेत्र से? 4 का यहाँ से डी हो जाएगा दोस्तों, कृषि। ठीक है, ऐप का संबंध किससे है? आपको कृषि क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर हम लोग कि वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं, यानी कि लोन देते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, वाणिज्य बैंक जो है निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं। तो 5 का ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट हो जाएगा दोस्तों, कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए यह आपको ऋण देते हैं। कृषि के लिए देते हैं, लघु उद्योग के लिए और कमजोर तबके के लिए। अगला प्रश्न है, जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किस का मापन किया जा सकता है। जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किस का मापन किया जा सकता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको बी राइट हो जाएगा, देश के आर्थिक विकास के लिए। क्या है? देश के आर्थिक विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। 7 का यहाँ पर देखेंगे हम लोग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच है? आपको ये आपको 1947 में, देखिएगा ध्यान देंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के समय आपको निर्धारण जो ये किया गया था रेड क्लिफ रेखा का 17 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ, किसके द्वारा? सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा उनका नाम था, किया गया था। इसको ध्यान में हम लोग को रखेंगे। भारत और चीन के बीच एक रेखा है मैकमोहन रेखा, उसके इसका भी नाम याद रखेंगे, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की, FAO किसकी एजेंसी है? ये FAO किसकी एजेंसी है? 8 का यहाँ से बी राइट हो जाएगा, UNO। ठीक है, UNO की है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और FAO का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है ये, UNO की ही, जो भूख को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता।
स्वतंत्र भारत के लिए पूछ रहा है यहाँ से। 9 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। के.डी. जादव कौन हो जाएगा? के.डी. जादव ने ये 1952 के समर ओलंपिक में रेसलिंग में आपको पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ठीक है, 10 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से राइट हो जाएगा बी, आपको वैशाली। ठीक है, इसका देखिएगा दोस्तों, मैं एक ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको ये कभी नहीं भूल पाए। ठीक है, कहाँ आपको हुआ था इसका एक ट्रिक लिखिएगा आप लोग, रावय पाकू। ठीक है, रावय पाकू। और भी मैं बहुत सारे स्टेट में जो भी इस तरह का प्रश्न आता है मैं बताते जाता हूँ, पहले भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, रावय पाकू देखिएगा, पहला बौद्ध संगीति जो आपको हुआ था ये आपको रा से हो जाएगा राजगिरी। ठीक है, राजगिरी में हुआ था। वै से हो जाएगा आपको वैशाली, पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र, अक्कू से हो जाएगा कुंडलवन, यानी कि कश्मीर में पड़ता है ये कुंडलवन। तो इस तरह से ये आपको क्रम में है, ट्रिक से आप लोग याद रखेंगे। तो पहले आ रहा है ना, पूछ रहा है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं देखिएगा पूछ देगा दोस्तों कि किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका भी मैं ट्रिक बता देता हूँ। आका अक लिख लीजिएगा, क्या आका आका अक, ये आपको ट्रिक लिख लीजिएगा। पहला आ से हो जाएगा देखिएगा अजातशत्रु, का से हो जाएगा कालाशोक, फिर आ से हो जाएगा अशोक, और क से फिर हो जाएगा कनिष्क। यानी कि इस प्रकार आपको क्रम है चारों बौद्ध संगीति का जिसके आपको ये शासनकाल में हुआ था, इस तरह से। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? टोटल महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद। इसके से एक और प्रश्न निकल करके आता है कि 16 महाजनपद जो थे आपको किस ये ग्रंथ से निकल के आता है? तो अंगुत्तर निकाय नाम याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय जी आपको। तो चंपा की राजधानी पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ देता है ये प्रश्न। तो 11 के यहाँ से राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, अंग की राजधानी थी चंपा। ठीक है, वज्जी का हो जाएगा वहीं वैशाली को देखिए राजधानी थी वैशाली। मगध का हो जाएगा राजगिरी या गिरिब्रज। कौशल का राजधानी तो श्रावस्ती था। इस सब आपको याद रखना है। ठीक है, 16 महाजनपद था टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? देखिएगा, ध्यान देंगे, आपको ये पटना में आपको उधर साइड राजेंद्र नगर की तरफ आपको ये पड़ता है कुम्हरार स्थल, ये प्राप्त हुए हैं। तो किस प्राचीन नगर के अवशेष है? यहाँ ध्यान देंगे, 12 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। जैसा कि अभी हमने बोला कि पाटलिपुत्र में पटना में पड़ता है, ये राजेंद्र नगर एक एरिया है, जगह है, वहाँ पर आपको पड़ता है कुम्हरार स्थल। ये आपको ये प्राचीन नगर के अवशेष हैं, ये यहाँ कुम्हरार से जो प्राप्त हुए हैं, पाटलिपुत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग मार्ले मिंटो जो सुधार बिल था ये आपको 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और फैक्ट जानेंगे इस क्वेश्चन से हम लोग कि देखिए यहाँ ध्यान देंगे, मार्ले मिंटो जो थे आपको ये दो अलग अलग व्यक्ति थे, एक मार्ले और एक मिंटो। देखिए ये क्या थे, कौन कहाँ पर क्या थे इसमें हम लोग जानेंगे कि देखिए 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। ये जो मार्ले थे आपको भारत के ये राज्य सचिव थे, लेकिन इंग्लैंड में थे ये आपको 1909 ईस्वी में। और वहीं जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, ये आपको भारत के वायसराय थे। इसको ध्यान में रखेंगे, इस तरह से भी कभी प्रश्न पूछ देता है इसको। ठीक है, ये डीपली हो जाता है थोड़ा। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे कि सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। और एक और इसमें फैक्ट हम लोग जानेंगे कि 1909 ईस्वी का ही भारत परिषद अधिनियम, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, ये आपको पहली बार इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। ये भी प्रश्न आता है निकल करके, तो सबको आपको फैक्ट याद रखना है। देखिएगा, एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से निकल जा रहा है, तो दोस्तों सभी को आप लोग ध्यान से देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो नहीं किया के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें से देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो आपकी महात्मा गांधी ने किया था, ये 1942 में हुआ था। छोटा डेट याद रखेंगे, 8/8/1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको महात्मा गांधी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेरा आंदोलन भी आपको महात्मा गांधी से जुड़ा है। लेकिन ये बारदोली सत्याग्रह जो है आपको, बारदोली आंदोलन, ये नहीं हो जाएगा आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 का। ठीक है, ये आपको जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 ईस्वी में, कब? 1928 ईस्वी में हुआ था ये। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इन्हें सरदार की जो उपाधि इनमें जो मिली थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं की तरफ से दिया गया था। गांधी जी ने प्रदान किया था, लेकिन महिलाओं को, बारदोली के महिलाओं ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है?
कौन सा जो आपको द्वीप है भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप में किस श्रेणी में आता है? 15 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मिनिकॉय। ठीक है, मिनिकॉय जो है आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो पाया जाता है कौन सा आपको देखिएगा यहाँ से वृक्ष पूछ रहा है। ठीक है, देवदार, चीड़, साल या सागौन। 16 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा देवदार। ठीक है, देवदार जो हो जाएगा आपको, ये वृक्ष पश्चिमी हिमालय में 1500 से 2500 मीटर, ठीक है, 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाई जाने वाली शीतोष्ण वनों की प्रमुख उत्पाद है। जबकि चीड़ जो है आपको, चीड़ का जो पेड़ होता है ये हिमालय क्षेत्र में 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाई जाती है। साल और सागौन के बारे में भी जान लेंगे। तो ये जो होता है आपको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिएगा, ध्यान देंगे हम लोग, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम, सीमेंट, चमड़ा या जूट? तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको 17 का बी यहाँ से राइट हो जाने वाला है आपका, कि सीमेंट के लिए आपको फेमस है। ध्यान रखेंगे, बिहार में आपको डालमिया नगर, यह डेहरी ऑनसोन में पड़ता है ये। ठीक है, डालमिया नगर, डेहरी ऑनसोन, रोहतास जिला, सासाराम, रोहतास। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाकर के सीमेंट के लिए आपको फेमस है डालमिया नगर। तो 17 का आपको यहाँ से बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 18 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? देखिएगा, पक्षियों का महाद्वीप के नाम से कौन जाना जाता है? 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो है आपको महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व में ज्ञात 9000 पक्षी प्रजातियों में से 40% से ज़्यादा यहाँ आपको पाई जाती है दक्षिण अमेरिका में। बिहार में चमड़ा उद्योग कहाँ नहीं है आपको? देखिएगा, बिहार में चमड़ा उद्योग कहाँ पर आपको नहीं है? मोकामा, दीघा, गया, आरा। तो 19 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, दीघा में नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आरा, मोकामा, गया, इस सब में आपको चमड़ा उद्योग है, लेकिन दीघा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं जाता है? देखिए, काफ़ी अच्छे प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि बिहार से नहीं जाता है। आपको NH 15, 30, 81 या आपको 85। तो 20 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा, NH 15। ठीक है, NH 15 ये जो है कि भारत में एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH 15। यह आपको राजमार्ग असम में बेहटा से शुरू होता है और अरुणाचल के बकरों तक समाप्त होता है। असम और अरुणाचल के बीच आपको ये पड़ता है, इसलिए आपको बिहार का ये राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? वह भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? कि इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे 1892 के चुनाव में फिंसबरी सेंट्रल चुनाव क्षेत्र से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित किए गए थे। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? ध्यान देंगे, कहाँ से कहाँ बदली थी? MBT, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली से देवगिरी। कहाँ से? दिल्ली से कहाँ ले गए थे ये? देवगिरी। और देवगिरी का फिर नाम चेंज करके दौलताबाद भी रखा था, इसको भी ध्यान में हम लोग रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिएगा, तक कब किए थे ये आपको? 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानीय दिल्ली से देवगिरी ले गए थे। देवगिरी का यहाँ पर नाम चेंज करके क्या रखा था? दौलताबाद। अगला प्रश्न है आपको 23 नंबर, मैरियाना एक गर्त है, पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, यह निम्नलिखित में से किस महासागर में है? यह आपको प्रशांत महासागर का है। 23 का ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ पर डी आपको राइट हो जाएगा, प्रशांत महासागर। मैरियाना ट्रेंच है आपको, इसकी गहराई कितनी? 11,033 मीटर देता है। ठीक है, 11,033 मीटर, इसको भी याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 24 नंबर के, खालिस्तान समष्टि के व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, उत्प्रवासन। ठीक है, उत्प्रवासन समष्टि के व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बिहार के श्रेयसी सिंह किस जिले की विधायक है? देखिएगा, बिहार की श्रेयसी सिंह जो है आपको कौन से जिले की आपको ये विधायक है? तो 25 का देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी ही राइट हो जाएगा, जमुई। कौन सा जिला? जमुई जिला। श्रेयसी सिंह का संबंध जमुई के विधायक के साथ आपको नेशनल शूटर भी है आपको विधायक के साथ साथ, और उन्होंने 64वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 26
नंबर प्रश्न है कि यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। देखिएगा, यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब पूछा जा रहा है यहाँ पर आपको। 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने न्यूयॉर्क के फ्लशिंग मेडोज में फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हरा करके चौथा यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है। और यह जो है कि आपको उनका नोवाक जोकोविच का 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब था ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखेंगे हम लोग। दुनिया की सबसे ऊंची फाइबर एयरफील्ड का विकास कहाँ किया जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची फाइटर एयरफील्ड का विकास कहाँ किया जा रहा है। 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ सबसे ऊंची, लद्दाख में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। किस नगर में, देखिएगा, प्रथम बौद्ध सभा। देखिए अभी के ऊपर के प्रश्न में हमने बताया था आपको ट्रिक है कि कहाँ किया गया था। तो 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा राजगीर। मैंने बताया था आपको रावय पाकू। ठीक है, रावय पाकू। ठीक है, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको पहले ही पूछ रहा है तो राजगिर हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 29 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। यहाँ पर ध्यान देंगे, जैन तीर्थंकर आपको नहीं था के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 29 का यहाँ से आपको राइट बी हो जाएगा नाथ मुनि। ये जो थे आपको ये जैन तीर्थंकर नहीं था, लेकिन संभव, नेमी, चंद्र प्रभु ये थे आपको लोग। ठीक है, इसमें आपको पूछता है, देखिएगा पहला वाला आपको पूछता है कि पहले जैन तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव याद रखेंगे। दूसरा आपको अजित नाथ, तीसरा संभव था। फिर जाकर के लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है 23वें आपको पूछता है, 23वें आपको तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, तो पार्श्वनाथ। और अंतिम और 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर। ठीक है, इसको ये सब आपको याद रखना है। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। कौन सा घटना घटा था, काकोरी कांड, चौरा चौरी, जलियांवाला बाग या मुजफ्फरपुर कांड। 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चौरी चौरा कांड जो हुआ था आपको 1920-22 में। ठीक है, 1922 में हुआ था। तो उसी के कारण जो है आपको असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटी थी। कब, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों ने एक जुलूस पर गोली चला के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, जिसमें थानेदार सहित 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसे ही आपको चौरी चौरा कांड कहते हैं हम लोग। और इसी से आपको दुखित होकर के गांधी जी ने 5 फरवरी के बाद आपको 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है यहाँ पर। तो 31 का ऑप्शन नंबर देखिएगा ये ही हो जाएगा, क्योंकि आगे देखिएगा अदरवाइज आपको किसी भी राजस्थान दिख नहीं रहा पहला में। तो सबसे ज़्यादा आपको क्षेत्रफल में राजस्थान है, तो सब लोग जानते होंगे। इसकी स्ट्रिक से तुरंत आपको ऑप्शन से पकड़ा गया। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र आता है। राजस्थान का आपको क्षेत्रफल हो जाता है आपको 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। और उसके बाद मध्य प्रदेश का 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। और उसके बाद महाराष्ट्र आता है 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है आपको कि इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। ठीक है, गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। तो आपको 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोन। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पठार से सोन नदी का जो उद्गम होता है, यहाँ से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड से प्रवाहित होती हुई बिहार में प्रवेश करती है तथा पटना के समीप मनेर शरीफ नामक प्रसिद्ध सूफी तीर्थ स्थल है कि वहाँ पर गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 33 नंबर यहाँ से कि भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, तो कहाँ की है। 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भाखड़ा नंगल बांध जो है आपको, ये आपको कौन सी नदी पर है ये भी पूछ देगा, आप सोच लो। तो भाखड़ा नंगल बांध आपको सतलज नदी पर बना हुआ है। ये आपको जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है। 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में ये स्थित है। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना कहाँ हुई। बिहार राज्य अल्पसंख्यक के वित्तीय निगम की स्थापना कहाँ हुई। 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1984 में। कब हुई थी स्थापना, 1984 ईस्वी में, 1984 में। यानी कि आपको बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना जो हुई थी 23 मार्च 1984 को। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, मुख्यालय भी जानेंगे हम लोग। मुख्यालय आपको पटना में ही है। कहाँ है, पटना में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि यहाँ पर गलत की पहचान करना है सार्क के दृष्टिकोण से। तो 36 का यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि वर्तमान में सार्क में 8 सदस्य देश हैं, जो कि बिल्कुल ये सही है। इसकी स्थापना 1964 में बांग्लादेश में हुई थी, ये आपको बिल्कुल गलत है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। कब? 1985 ईस्वी में बांग्लादेश में आपको हुई थी, लेकिन 1985 में, ये आपको रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी ही राइट हो जाएगा। सबसे पहला सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ था, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में अपने सहयोग को बढ़ावा देना है, ये भी सही है। तो ये आपको बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको। WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच ये रिपोर्ट आपको जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप में। 37 का ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपको राइट हो जाएगा आंसर यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? 38 का, प्रत्येक राज्य के बराबर। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 38 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। ठीक है, उनकी जनसंख्या में। नेक्स्ट इसका है कि राज्यसभा में विधान राज्यों के प्रतिनिधियों की सीटों का आवंटन का प्रावधान जो है 4वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न 39 नंबर देखेंगे हम लोग कि डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ध्यान देंगे, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया है। 39 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, साइंस। ठीक है, किस चीज़ से जुड़े हुए थे? ये साइंस से जुड़े हुए थे। साइंस प्रसिद्ध है साइंटिस्ट डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया। गोपाल कृष्णन CSIR स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर जो होता है के एडवांस सिस्टमेटिक टेस्टिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरी के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे हम लोग, केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? कितने कॉलेजों को मंजूरी दी है? 40 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपको याद रखेंगे, 157। कितना? यहाँ से आपका राइट आंसर 157 हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग कि 157 देशों को PM मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 1570 करोड़ रुपए की लागत से मौजूदा मेडिकल कॉलेज के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री कहाँ स्थित है? देखिएगा, ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री के बारे में पूछ रहा है, ये कहाँ स्थित है? 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिली। कहाँ हो जाएगा आपको? ये चिली में है। गुम या चोरी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 42 नंबर की, संचार साथी पोर्टल जो है आपको, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस गतिविधि के लिए उपयोग है? यहाँ ध्यान देंगे, आपको 42 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, गुम या चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक करना। गुम या जो भी मोबाइल चोरी हो जाता है तो देखिएगा इस तरह से आप लोग इस पर संचार साथी पोर्टल पर हम लोग इसको ट्रैक कर सकते हैं। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे, वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? 43 का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा आपको, UBS ग्रुप। कौन सा? UBS ग्रुप। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस को UBS ग्रुप AG ने ऑल स्टॉक डील के अंतर्गत 3 बिलियन फ्रैंक में खरीद लिया है, UBS ग्रुप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, रचना बिस्वत रावत। ठीक है, बिस्वत रावत। देखिएगा इसके से बिस्वत से बिपिन इस तरह से मिला दीजिएगा, कुछ भी ट्रिक बना करके याद कीजिए, जो याद हो जाए बस। ठीक है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक हैं, तो बिपिन हो जाएगा, बिपिन का बिस्वत। ठीक है, बिस्वत रावत, रचना बिस्वत रावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है? किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन? 45 का ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा दोस्तों, भारत ने किया है। किसने? भारत ने किया है। गगन, देखिएगा इसमें भारत जो किया है, गगन जो एक ऐप है जिसका आपको फुल फॉर्म होता है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, एक भारतीय उपग्रह आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम है जो उड़ान के लिए GPS पर भरोसा करने के लिए आवश्यक सटीकता प्रदान करती है। अगले प्रश्न 46 नंबर हम लोग देखेंगे कि हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खोला गया है? हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय कौन से राज्य में खोला गया है? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागालैंड में। ये आपको पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, ये 7 सिस्टर जिसके नाम से जाना जाता है, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड।
में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर देखेंगे, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई का जो डिप्टी गवर्नर है अभी हाल ही में जिसको नियुक्त किया गया है, कौन है वो? 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, स्वामीनाथन जानकी रमन को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। 48 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता है? 48 का बी आपको राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने, हॉकी मध्य प्रदेश। बिरसा मुंडा, देखिएगा हॉकी मध्य प्रदेश ने बिरसा मुंडा स्टेडियम में फाइनल में हॉकी चंडीगढ़ को हरा करके, ये किसको हरा करके? चंडीगढ़ को हरा करके जीता है ये। अगला प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 49, किस फार्मूला 1 रेसर ने ब्रिटिश आपको ग्रैंड प्रीमियर का खिताब जीता है? तो 49 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्स वेस्टरपन। ठीक है, काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, आपको खिलाड़ी हैं मैक्स वेस्टरपन। तो फार्मूला 1 रेसर ब्रिटिश ग्रैंड प्रीमियर का खिताब किसे जीता है? तो मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रेड बुल के फार्मूला 1 रेसर मैक्स वेस्टरपन ने, रेड बुल के हैं, इनका आपको पूछेगा क्या है किससे, तो रेड बुल ने याद रखेंगे। रेड बुल के फार्मूला 1 रेसर मैक्स वेस्टरपन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रीमियर खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ध्यान देंगे, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? हाल ही में किसने? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा, नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग। नीति आयोग वहीं पूछ देगा दोस्तों कि कब अस्तित्व में आया, आपको 1 जनवरी 2015। ठीक है, डेट छोटा डेट के साथ याद रखेंगे, 1 जनवरी 2015। वही नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको याद रखेंगे हम लोग, ये होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के पीएम प्रधानमंत्री आपको नरेंद्र मोदी, इसको भी हम लोग सभी चीज़ को याद रखेंगे। देखिएगा यहाँ से आपको सामान्य विज्ञान अब हम लोग लेकर के चलेंगे, गणित के लिए आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ से देखिएगा मिलान करना है। 51 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ से कि सूची 1 को सूची 2 से देखिएगा, यहाँ पर भौतिक राशि दे रखा है और इकाई दे रखा है, इसको मिलान करना है। तो ऐसा इकाई क्या है आपको देखिएगा, त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, 1 का 4 हो जाएगा। बल का क्या हो जाएगा? बल का न्यूटन हो जाएगा, बल का न्यूटन। कृत कार्य का क्या होता है? कार्य का जूल होता है। ठीक है, इसको मिला दीजिए। आवेग का क्या होता है? न्यूटन सेकेंड, यानी कि एनएस होता है, एनएस यानी कि न्यूटन सेकेंड होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर देखिएगा, यहाँ पर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ से राइट आपको डी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में हम लोग प्रयोग करते हैं? तो 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, उच्च ताप के मापन में हम लोग प्रयोग करते हैं पायरोमीटर का। पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक ऊंचे एवं दूर स्थित वस्तु, जैसे कि आपको सूर्य आपको एग्जाम्पल में ले लेना, जैसे कि सूर्य का जो हम लोग ये मापते हैं, सूर्य की ताप जो मापा जाता है, टेम्परेचर, इसकी माप की जाती है पायरोमीटर से ही की जाती है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। आर्द्रता मापने के लिए यानी कि हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं हम लोग। घनत्व मापने के लिए डेंसिटी, वहीं वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? यहाँ से ध्यान देंगे, ऊर्जा संरक्षण का आशय यहाँ से क्या है? 53 का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा दोस्तों। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश, यानी कि ऊर्जा आपको ना ही हम लोग पैदा कर सकते हैं, ना ही आपको विनाश कर सकते हैं। सिर्फ के ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको हम लोग ले जा सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 54 नंबर यहाँ से, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलते हैं, विचार करते हैं हम लोग। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, देखिएगा विचार करना है हम लोग को, क्या कहता है। देखिए यहाँ पर करना है कि एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में यहाँ पर पूछ रहा है। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या होगा? जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है। पहला आपको कथन इनमें से सही है ये। फिर कह रहा है कि हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी सही है आपको, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं, नहीं, आपको ये गलत हो जाएगा आपका। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है, तो ये आपको सही हो जाएगा, आपको राइट आंसर 1, 2, 4 आपका इनमें से सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, तो 1, 2, 4 यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर की मृग मरीचिका का कारण क्या है? देखिएगा मृग मरीचिका जो बनता है आपको ये 55 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। प्रकाश का पूर्ण आर्थिक परिवर्तन के कारण मृग मरीचिका का जो बनता है, आपको बनना होता है, कारण इसी के कारण होता है, पूर्ण आर्थिक परिवर्तन के कारण, प्रकाश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग
56 नंबर प्रश्न कहता है कि समय की दृष्टि से दो द्रवों P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान देंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। यहाँ पर देखेंगे उतार चढ़ाव क्या है, देखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर में दे रखा है यहाँ पर आपका, और ये Q का ये लाइन है खींचा हुआ, और ये P का लाइन खींचा हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर ताप किसका पहुँचेगा, अब इसलिए आपको वक्र के हिसाब से ये दिखाया गया, और ये सीधा इधर है तो पहले आपको Q वाला पहुँचेगा, तो Q की तुलना में ये B की तुलना में Q का ताप पहले पहुँचेगा। यहाँ से देखेंगे राइट आंसर यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, कि Q का जो ताप है P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेज़ी से पहुँचेगा। अगला प्रश्न है आपको 57 नंबर की दो तारों की लंबाइयाँ, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के रेशियो के अनुपात में है, रेशियो में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको बी हो जाएगा, 10 ओम यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसका मैं आपको सोल्यूशन दूंगा मैं PDF, वहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर यहाँ से है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, कौन सा तत्व है जो कि सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। यानी कि क्या कह रहा है, कौन सा तत्व है जाएगा, सिलिकॉन। सोलर सेल में जो हम लोग उपयोग करते हैं सोलर सेल, यानी कि जो सूर्य के ताप से जो होता है ना, सौर सेल का आपको सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो चेंज करता है सोलर सेल, उसमें कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। 59 नंबर प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है कितना होता है। 59 का ऑप्शन नंबर डी होता है, हो जाएगा 24 घंटा। एक भू स्थिर उपग्रह का काल जो होता है 24 घंटे का होता है, इसको ध्यान में हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। यहाँ से देखिएगा आपको सुमेलित नहीं के बारे में पूछा गया है, तो 60 का देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। जेम्स वाट वास्प इंजन, देखिएगा वास्प इंजन नहीं भाप इंजन जो कह रहा है, जेम्स वाट आविष्कार किया था, ये बिल्कुल सही है आपका। एजी बेल टेलीफोन, यानी कि ठीक है ग्राहम बेल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। जेल बेड टेलीविज़न, ठीक है, टेलीविज़न का आविष्कार जेल बेड नहीं किया था। जे पार्किंस पेनिसिलिन, ठीक है, तो पेनिसिलिन का ये आपको गलत हो जाएगा। पेनिसिलिन का खोज आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ये आपको गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग में एक कण प्रतिकण युग में है। एक कण प्रतिकण यानी कि आपको कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। 61 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो ये आपको है, ये कण और प्रतिकण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 62 नंबर, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुले रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, ठीक है, कुछ समय के पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कि कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अथवा शुष्क बर्फ हो गया। इस भरी परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस परिघटना को हम लोग क्या कहेंगे, तो 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको ऊर्ध्वपातन कहेंगे, यानी कि सब्लिमेशन, ठीक है। यानी कि जैसे कि कपूर हो गया, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ को हवा में अगर खुले हम अगर लोग छोड़ देते हैं तो कुछ समय के पश्चात ये गायब हो जाता है, कौन सी क्रिया के द्वारा, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा आपको गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर देखेंगे हम लोग, कि कांसा मिश्रित धातु है, यानी कि एलॉय किसकी है। 63 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, तांबा एवं टीन का है। कांसा में कौन कौन से मिश्रित धातु होते हैं, तांबा और टीन होते हैं। 63 का राइट आंसर ये हो जाएगा। तांबा कितने 88% और टीन 12%। ये आपको तांबा कितना होता है 88% और टीन आपको 12% होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 64 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। देखिए ठोस अवस्था में आपको पाया जाता है, नहीं कि रहता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। अब इसलिए यहाँ पे आपको ठोस अवस्था में कौन दिख रहा है, आपको आयोडीन दिख रहा है, ठीक है, आयोडीन नमक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 64 का यहाँ से आपको देखिएगा ठोस अवस्था में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बुक में देखिएगा, ऑप्शन नंबर 64 का देखिएगा सी, आपको यहाँ से देखिएगा आयोडीन सही हो जाएगा, ये ठोस अवस्था में है। वहीं आपको देखिएगा पूछ देगा आपको कि द्रव अवस्था में कौन पाया जाएगा, तो द्रव अवस्था में आपको ये ब्रोमीन पाया जाएगा, ठीक है, द्रव अवस्था में ब्रोमीन। और यहाँ पर आपको क्लोरीन हो जाएगा और फ्लोरीन, ये आपको दोनों जो है गैसीय अवस्था में है, टोटल दोनों आपको ये गैसीय अवस्था में पाया जाएगा। ब्रोमीन आपको द्रव अवस्था में पूछ देगा तो, और वहीं आपको आयोडीन ठोस अवस्था में रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम 65 नंबर देखेंगे कि पीएच का एक मूल्यांक दर्शाता है, क्या दर्शाता है। तो 65 का ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा बी राइट हो जाएगा, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। पीएच क्या दर्शाता है, पीएच देखिएगा वही पूछ देगा क्वेश्चन। एक और प्रश्न आता है कि पीएच के खोजकर्ता कौन थे, तो सोरेनसन, ठीक है, सोरेनसन नाम याद रखेंगे पीएच कारक के खोज, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि पीएच एक है, तो पीएच का मान जो होता है आपको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसका आपको मतलब फुल फॉर्म। तो इस घोल के आपको अम्लीय और क्षारीय होने का ये मूल्यांक बताता है। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे कि बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वो क्या होता है। 66 का ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों, टेफ्लॉन, ठीक है। जो आजकल का बर्तन जो बनता है उसके जो बाहरी परत पे जो रहता है टेफ्लॉन से बना होता है, उसको ध्यान रखेंगे क्यों, क्योंकि आपको बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में होता है, कोई भी चीज़ चिपके नहीं उसमें। 67 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है। यहाँ ध्यान देंगे, नोबेल तेल है आपको किसका, टीएनजी, टीएनपी, टीएनए, टीएनटी, क्या हो जाएगा। 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला वाला ही टीएनजी, यानी कि टीएनजी का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। क्या होता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। टीएनपी का फुल फॉर्म हो जाता है आपको ट्राई नाइट्रो फिनॉल। टीएनपी है ना, हाँ टीएनपी। तो टीएनजी जो है यहाँ पर जानेंगे हम लोग, टीएनजी को हम लोग नोबेल का तेल भी कहते हैं। और टीएनजी जो है कि वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा यह बनाया जाता है। इस विस्फोटक की खोज 1846 ईस्वी में 1846 में आपको किया गया था। और टीएनटी का होता है फुल फॉर्म आपको ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु पूछ रहा है, तो 68 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हल्के रंगहीन यानी कि कलरलेस चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में पाया जाता है आपको ये बेंजोइक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र होता है आपको C2H8O2। और चटनी, अचार, मुरब्बे आदि डिब्बा में बंद आहारों जो होता है, इसको सड़ने एवं किण्वन और ख़राब होने से बचाने के लिए इनके साथ थोड़ी मात्रा में सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 69 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखना है हम लोग को 69 का विचार करना है हम लोग को। देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से, क्या कह रहा है। कथन ये कह रहा है कि पौधों के फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। ये पहला आपको सही है कि पौधों के फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। कारण आर पूछता है, कहता है कि 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करता है, ये भी सही है। यहाँ पर आपको दोनों सही हो जाएगा उत्तर। यहाँ पर ए आपको यहाँ से राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, किसके समतुल्य है। 70 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, 1000 kg CO2, ठीक है, 1000 kg CO2 यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि जैव जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। 71 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको बायोनिक्स कहते हैं इसे हम लोग। जैव जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के ज्ञान को मशीनी जगत में हम लोग उपयोग करते हैं, इसको हम लोग बायोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 72 नंबर यहाँ से कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्यों। क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, क्या आपको निष्कासित करते हैं, क्या निकलता है। 72 का ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, आपको सल्फेनिक अम्ल, ठीक है, सल्फेनिक अम्ल। 72 का आपको यहाँ से बी हो जाएगा। प्याज भी आपको देखिएगा, प्याज आपको कौन सी कुल का पौधा है, ध्यान देंगे प्याज, तो लिलिएसी, ठीक है, लिलिएसी में आपको आता है प्याज, इसका कुल है जिसका आपको कंद सब्जी के रूप में आपको उपयोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्फेनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर की 2,4-D क्या है। 2,4-D क्या है आपको, 73 का देखिए डी हो जाएगा, एक खरपतवार नाशी है कि 2,4-D यानी कि डाइक्लोरो फिनॉक्सी अम्ल है ये आपको 2,4-D, ठीक है। एक संश्लेषित ऑक्सीजन है ये आपको, एक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। तो ये आपको आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर की, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है यानी कि आपको बूढ़ा हो जाता है तो सामान्यतया उसका रक्तदाब क्या होता है। ऑब्वियसली आपको रक्तदाब उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। जब बूढ़ा हो जाता है कोई भी व्यक्ति तो उसका रक्तदाब जो है आपको ब्लड प्रेशर जो है, तो 74 का यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों, आपको बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर जो होता है आपको कितना आपको होना चाहिए, आपको ये देखिएगा 65 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को 130/80 mmHg से रक्तदाब कम रखना आवश्यक होता है,
ठीक है। ऐसे 120/80 होता है, 120 आपको सिस्टोलिक कहते हैं और 80 डायस्टोलिक होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 75 नंबर प्रश्न है आपको, जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। किस चीज़ के बड़े स्रोत हैं? देखिएगा, हृदय पेशेंट जो होते हैं, आपको हार्ट पेशेंट जो होते हैं, उसके लिए आपको विशेष महत्व रखता है। तो 75 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, केवल पोटेशियम के लिए। ये आपको बहुत सारे इसमें आपको खनिज तत्व पाए जाते हैं, अनेक बहुत सारे, लेकिन जिनमें आपको पोटेशियम आपको महत्वपूर्ण है। पोटेशियम आपको सेब में महत्वपूर्णता से पाया जाता है। पोटेशियम जो कि हृदय, हम जो हार्ट का जो मरीज होता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है आपको ये सेब से। तो सेब एक बहुत ही फायदेमंद पोषक फल है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आज का विषय सुनने अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए एक और सेट के साथ मिलते हैं। और यहाँ ध्यान देंगे कि हम लोगों ने एडुटेरिया का भी सेट शुरू कर दिया है, तो एक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लगा दिया है हम लोगों ने। तो वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस करिए, आपको उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, और बारी बारी से सभी सेट आपको लाया जाएगा नियमित रूप से। तो प्रैक्टिस करते रहें, एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी करीब है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।